वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के चौथे भाग की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज देख रहे थे तो उसमें चौथा वीडियो है ये। और इस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे पोर्टुगीज का डिक्लाइन होता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि कैसे पोर्टुगीज भारत आए, वास्को द गामा भारत आए, कैसे अलग अलग सक्सेसिव गवर्नर की मदद से उन्होंने कैसे अपने एक्टिविटी को बढ़ाया, भारत में इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। अब हम देखेंगे उनका डिक्लाइन कैसे होता है। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ कृणाल पी ठाकुर एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी. By education, I am LLB, LLM with business law. I am teaching for the civil services since 2011 and in this series, this is the modern history series. तो इसमें सारे वीडियोस कवर किए जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप पूरा इसमें से आप देख सकते हो कि सारा आपका कवर हो जाएगा। और ये जो वीडियो है, ये जो दिस वीडियो इज़ अबाउट डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज, इट इज़ पार्ट 4। ओके तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सामान्य नॉलेज रखना चाहते हो तो ये आपके लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज का। ये पार्ट 3 नहीं है, 4 है। एंड इसमें हम देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज देखेंगे। लेकिन तीसरे भाग में हमने क्या देखा था, तो इसके पहले वाले भाग में इतना कवर किया था कि सबसे पहले यूरोपियंस में से कौन आता है, तो सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं। पोर्टुगीज के बाद आते हैं डच, डच के बाद आते हैं डैनिश, डेनिश के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश ब्रिटिश के बाद आते हैं फ्रेंच। तो इस तरीके से कुछ 5 कम्युनिटी यूरोपियन से आती हुई हमें दिखाई देती है। पोर्टुगीज में सबसे पहले आते हैं वास्को द गामा 1498 में, उसके बाद पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल 1500 में, उसके बाद वास्को द गामा फिर से आते हैं 1501 में, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडे ये आते हैं, और उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्के आते हैं, और उसके बाद नीनो दा कुल्हा आते हैं। इस तरीके से कुछ गवर्नर्स भी यहाँ पे आते हैं और ये पोर्टुगीज का जो यहाँ पे एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा प्रभावी करने का काम करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, किस तरीके से इनका डिक्लाइन हुआ। तो इससे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हुगली के पास अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया था। तो मुगल एम्पायर से उन्होंने इम्पेरियल फरमान लिया, परमिशन ली 1579 में, और उन्होंने जो हुगली नदी है उसके किनारे एक गांव है जिसका नाम है सतगांव, यहाँ पे लिखा हुआ है सतगांव। तो सतगांव के पास उन्होंने अपना सेटलमेंट शुरू किया, हुगली के किनारे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी उन्होंने शुरू की, और ट्रेडिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट कमाने लगे और कुछ चीज़ों में उन्होंने मोनोपोली भी हासिल कर ली। ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग की, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, और सतगांव और उसके आजू बाजू का जो हुगली का रीजन है वहाँ पे उन्होंने अपने सेटलमेंट को और पावरफुल और मजबूत बनाया। उन्होंने वहाँ पे मोनोपोली भी एस्टैब्लिश की। दे मोनोपोलाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के मैन्युफैक्चर में उन्होंने मोनोपोली हासिल की। उन्होंने यहाँ पे कस्टम हाउस भी बना दिए, एंड देन दे ऑल्सो स्टार्टेड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टली द लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन टबैको, के तंबाकू के ऊपर जो ड्यूटी है उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टली उन्होंने वसूल करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से एक अथॉरिटी बनने लगे थे। इट हैड बिकम an important article of trade, like tobacco become the important article of trade since its introduction in the beginning of the 17th century. तो यहाँ पे उन्होंने लाइक भारत के अंदर उन्होंने तम्बाकू और उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो भी करना शुरू किया, और स्पेशल उन्होंने हुगली को भी अपना एक पावरफुल हाउस बनाया। बंगाल में है हुगली, और हुगली के पास उन्होंने अपना पावरफुल सेटलमेंट बनाया। फिर क्या होता है, पोर्टुगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर, के सिर्फ व्यापारी बन के पैसे नहीं बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो कमाते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक तरीके के क्रूअल स्लेव ट्रेड भी बन चुके थे। तो जो हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदुओं के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, उन सबको वो क्या करते थे, वो कैप्चर कर लेते और उसके बाद उनको रेज करते थे, ब्रॉटअप करते थे एज क्रिश्चियन। तो एक तरीके से वो अपने क्रिश्चियन धर्म का भी फैलावा करना चाहते थे, उनकी मिशनरी एक्टिविटी भी चलती थी, और जो भी बेसहारा बच्चे मिलते थे उनको वो कैप्चर कर लेते थे और उसके बाद उनको ब्रॉटअप करते थे एज ए स्लेव चाइल्ड, एज ए क्रिश्चियन रीति रिवाज के मुताबिक। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो 2 लड़कियों को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और वो 2 लड़कियां जो होती है वो मुमताज़ महल की रिलेटिव्स होती है। तो मुमताज़ महल की 2 लड़कियों को उन्होंने, मुमताज़ महल कौन है, शाहजहां की वाइफ, जिनके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था।
तो मुमताज़ महल की जो 2 स्लेव गर्ल होती है उनको ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, और मुमताज़ महल जो है तो वो अपने लोगों को बोलती है, इनको रिक्वेस्ट किया जाता है और उनको नहीं छोड़ा जाता है। सो जून 24, 1632 को क्या होता है, शाहजहाँ को जब पता चलता है तो शाहजहाँ जो है वो ऑर्डर देता है कि इनको सबक सिखाओ। तो सेज ऑफ हुगली बिगेन, हुगली के ऊपर आक्रमण होता है, एंड एंडिंग इन इट्स कैप्चर 3 मंथ्स लेटर, 3 महीना होता है और 3 महीने के अंदर पोर्टुगीज और मुगलों के बीच में लड़ाई होती है और मुगल ये जीत जाते हैं और पोर्टुगीज को हरा देते हैं। इस लड़ाई में शाहजहां ने किसको ऑर्डर दिया था, तो कासिम खान को ऑर्डर दिया था टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पोर्टुगीज। तो मतलब शाहजहां ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि जाओ और पोर्टुगीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लो ताकि उनको सबक मिले। सेज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू पोर्टुगीज फ्लीइंग, कि यहाँ पे जब आक्रमण होता है हुगली के ऊपर तो अपना सेटलमेंट छोड़ के पोर्टुगीज जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं, अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, तो इस लड़ाई में मुगल्स ने अपने 1000 लोग खोए थे, 1000 मैन, दे सफर अ लॉस ऑफ 1000 मैन, बट दे वॉन द बैटल एंड दे ऑल्सो दे टू 400 प्रिजनर टू आगरा। आगरा में 400 लोगों को गुलाम बनाकर प्रिजनर बना के ले जाते हैं और वहाँ ले जाके उनको ऑफर किया जाता है कि ठीक है, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो या तो फिर नौकर बन जाओ। तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे और इस तरीके से पोर्टुगीज का सफाया किया जाता है वॉर के अंदर। और उसके बाद परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन का पूरा सफाया कंटिन्यू रहता है कुछ समय तक, आफ्टर विच इट डाई डाउन ग्रेजुअली। उसके बाद पोर्टुगीज जो है उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये एक कारण था डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज का भारत के अंदर। डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज अगर पूरी तरीके से समझा जाए तो उसके बहुत सारे अलग अलग भी फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर्स है दूसरे कारण, तो देखो, बाय 18th सेंचुरी पोर्टुगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, अपना जो व्यापारिक इन्फ्लुएंस था वो लॉस्ट हो जाता है। दो सम ऑफ देम स्टिल कैरी ऑन ट्रेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो आया था यहाँ पे और ऑर्गेनाइज तरीके से जो कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो चला जाता है और अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनका इन्फ्लुएंस रहता है। इट मे ऑल्सो टुक पायरेसी एंड रॉबरी, तो रॉबरी का काम है, जहाज को लूटने का काम है, ये काम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ी कंपनी होने के नाते या बहुत ऑर्गेनाइज तरीके जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। इनफैक्ट हुगली वॉज यूज बाई सम पोर्टुगीज एज ए बेस ऑफ पायरेसी, तो अब हुगली सेटलमेंट नहीं रहा था, हुगली जो है वो उनके लूटने की जगह बन चुकी थी, बेस बन चुका था पायरेसी का इन द बे ऑफ बंगाल के समुद्री लुटेरे कहाँ रहते हैं, हुगली के पास रहते हैं ये पोर्टुगीज लोग। सो द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज वॉज ब्रॉट बाई सेवरल फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर है जिनके कारण हम पोर्टुगीज के डिक्लाइन को समझ सकते हैं। एक एडवांटेज, एक जो डिक्लाइन का कारण है वो ये है कि जो उनको लोकल एडवांटेज मिला हुआ था, लोकल एडवांटेज गेट बाय पोर्टुगीज इन इंडिया, जो पोर्टुगीज को भारत में लोकल एडवांटेज मिला था, इट वर रिड्यूस विथ इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनास्टी, कि जैसे जैसे अलग अलग रीजन में पावरफुल डायनास्टी एस्टेब्लिश होती है, इमर्ज होती है, वैसे वैसे उनका लोकल इन्फ्लुएंस हर जगह से खत्म हो जाता है। जैसे इजिप्ट में पावरफुल डायनास्टी ने एस्टेब्लिशमेंट किया, इमर्ज हुई, पर्शिया में पावरफुल डायनास्टी इमर्ज होती है, नॉर्थ इंडिया में पावरफुल डायनास्टी इमर्ज होती है, और उसी के साथ साथ जो पोर्टुगीज है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है। ऑल्सो कि डेक्कन में जो हमारे मराठा थे वो पावरफुल बनते, उनका राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठा ऑल्सो लेड टू डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन इंडिया। मराठा ने क्या किया था, 1739 में पोर्टुगीज से सेलसेटे एंड बसेन जो है वो कैप्चर कर लिया था, उनके ऊपर अटैक किया, उनको हराया, और उसके बाद मराठा ने ये 2 प्रदेश जो है बॉम्बे के आजू बाजू के प्रदेश वो अपने नाम पे कर लिए थे। तो इस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ। दूसरा एक कारण था रिलीजियस पॉलिसी, तो वो बहुत ही कट्टरवादी थे क्रिश्चियन धर्म को लेकर जो पोर्टुगीज जो थे, और ये भी उनके डिक्लाइन का कारण बना। कैसे, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज सच एज एक्टिविटीज ऑफ जीसस, उनके पादरियों की एक्टिविटी गिव राइज टू पॉलिटिकल फियर, तो बाकी के जो रूलर्स होते थे यहाँ पे उनको एक राजनीतिक दबाव महसूस होता है उनके आने से, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा हरास हो जाते हैं। देयर एंटागोनिज्म फॉर द मुस्लिम के प्रति जो उनका विरोधाभास था, जो उनकी क्रूरता थी अपाट, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। सो पोर्टुगीज पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे सब लोगों को, इसके कारण भी जो यहाँ पे हिंदू रहते थे वो उनसे नफरत करने लगते हैं, रिजेंटफुल हो जाते हैं पोर्टुगीज से।
तो ये भी एक कारण था डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज का। दूसरा कि वो जो ट्रेड की प्रैक्टिस करते थे वो एथिकल नहीं थी। देयर डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस ऑल्सो इवोक अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। पोर्टुगीज अर्न नॉटोरिटी एज सी पायरेट, कि वो समुंदर के लुटेरे थे और लुटेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा, इसलिए सब लोगों के आंखों में आ चुके थे और दुश्मनी हो गई थी। उसके बाद जो उनका बिहेवियर होता था, देयर एरोगेंस एंड वायलेंस, दैट ऑल्सो बिकम वन ऑफ द रीजन वाई इम्पेरियल मुगल जो थे उनके खिलाफ वो हो गए और उनसे दुश्मनी हो गई और भारत में इनका डिक्लाइन हो जाता है। दूसरा कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है, लाइक वन ऑफ द मेन रीजन वॉज डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। सो जैसे ही डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील होते हैं, ब्राज़ील की डिस्कवरी होती है, एक नया देश मिला उनको ब्राज़ील, और ब्राज़ील में भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, तो भारत में भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, लेकिन ब्राज़ील में ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने के नाते भारत से वो धीरे धीरे अपना अटेंशन ब्राज़ील में डाइवर्ट कर लेते हैं और भारत में उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। सो डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील डाइवर्टेड कॉलोनियल एक्टिविटी ऑफ पोर्टुगल टू द वेस्ट। दूसरा कारण है कि उनका डिक्लाइन हुआ वो है यूनियन ऑफ जो छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे स्पेन और पोर्टुगल, ये दोनों आजू बाजू में आज देश है, ये दोनों जो है वो एक हो जाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है 1580-81 में, और उसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे देश जो है वो स्पेन के साथ वॉर में मिल जाते हैं। तो वो अंग्रेजों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उनका वॉर चालू हो जाता है, हॉलैंड के खिलाफ उनका वॉर चालू हो जाता है, और उसके कारण जो पोर्टुगीज़ की मोनोपोली है, जो ट्रेड है भारत में, उनका ट्रेड जो हो रहा था, तो मोनोपोली और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है, और ये भी एक कारण बनता है कि वाई पोर्टुगीज डिक्लाइन इन इंडिया। दूसरा कि जो उनके पास नॉलेज था, जैसे वास्को द गामा भारत आया, पहला जलमार्ग उन्होंने ढूंढा, तो जो सी रूट का जो उनके पास नॉलेज था, जो उनके पास पहले की मोनोपोली थी, ये उन्होंने ढूंढा था, अब पोर्टुगीज लोगों को पता है, तो इसलिए वही लोग आ सकते हैं, वही लोग जा सकते हैं, किसी को भी आना हो तो इनकी मदद लेनी पड़ेगी। बट ये मोनोपोली अब समाप्त हो चुकी थी, इट वॉज नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, ये हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं रहने वाला था, बाकी देशों को भी पता चल गया था। सो सून इनफ डच एंड इंग्लिश दे ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग द स्किल कि कैसे हम जहाज लेके पानी में जा सकते हैं और किस तरीके से हम बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं और भारत तक आ सकते हैं। तो उन्होंने भी सीख लिया और वो भी इंडिपेंडेंटली आने लगे। उसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि जैसे दूसरी कंपनियां आने लगी, वैसे ही पोर्टुगीज़ की जो कंपनी यहाँ पे काम करती थी उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होने लगता है। तो देखिए, न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटी फ्रॉम यूरोप अराइव्ड इन इंडिया एंड देयर बिगेन अ फियर्स राइवलरी अमंग देम। तो वो जो पोर्टुगीज़ की राइवलरी जो थी वो डच के साथ हो गई, ब्रिटिश के साथ हो गई, और अंदर अंदर जब कंपटीशन हुआ तो उसमें पोर्टुगीज़ जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए। इन दिस स्ट्रगल पोर्टुगीज़ हैड गिव अवे टू मोर पावरफुल एंड एंटरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर, कि उनका इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसको दे दिया, जो उनसे पावरफुल थे उनको देना पड़ा, और इस तरीके से उनका डिक्लाइन हो गया। तो पोर्टुगीज़ के बाद क्या हुआ कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो डच एंड इंग्लिश हैड ग्रेटर रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो इसलिए पोर्टुगीज़ को उन्होंने ओवरकम कर लिया और उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे करना शुरू कर दिया। दे हैव मोर कंपल्शन टू एक्सपांड ओवरसीज, ज़्यादा कंपल्शन था कि वो ओवरसीज जो है वो ज़्यादा एक्सपांड करे, एंड दैट इज़ वाई दे ओवरकम द पोर्टुगीज़ रेजिस्टेंस, और उन्होंने भारत में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। सो डिक्लाइन के कारण में हम बोल सकते हैं वन बाई वन द पोर्टुगीज पोजीशन फेल टू ओपोनेंट्स, कि उनके जो ओपोनेंट थे उनको उनके पोजीशन मिलते गए और कुछ पोजीशन छोड़ के बाकी सारे जो पोजीशन हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए दूसरों के पास। पोर्टुगीज के पास गोवा रहा, तो गोवा जो था वो पहले मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, लेकिन जैसे ही विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया, विजयनगर एम्पायर बड़ा एम्पायर था वहाँ पे, जैसे ही वो एम्पायर ही डिक्लाइन हो जाता है और छोटे छोटे एम्पायर और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो गोवा जो था वो अब मेन सेंटर नहीं रहा था। सो गोवा विच रिमेन विद पोर्टुगीज हैड लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एज ए पोर्ट after the fall of Vijayanagar Empire, and soon it did not matter in whose possession Goa it was. गोवा किसके पास रहे ये अभी मैटर ही नहीं करता था। तो भले गोवा जो है वो पोर्टुगीज के पास रहा, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट सेंटर नहीं रहा था। तो इसीलिए भी हम बोल सकते हैं कि अब पोर्टुगीज जो है वो धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। दूसरा कि जो वो मसालों का ट्रेड करते थे, स्पाइस ट्रेड करते थे, द स्पाइस ट्रेड विद कम दैट नाउ ओवरकम, लाइक पोर्टुगीज के हाथ से स्पाइसेस का ट्रेड चला जाता है और डच इसका कंट्रोल ले लेते हैं।
So spice trades came under the control of Dutch and Goa, भारत में गोवा है, so Goa was superseded by Brazil as economic center of the overseas empire of the Portugal. अब गोवा से उनका ध्यान हटेगा और उनका ध्यान ब्राज़ील की तरफ चला जाएगा, तो ब्राज़ील में ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दिखाएंगे और उनका इम्पोर्टेंस जो है वो भारत में कम हो जाएगा। देखिए 1863 में क्या होता है, लाइक आफ्टर 2 नेवल असॉल्ट, 2 समुद्री लड़ाई हार जाते हैं, उसके बाद मराठा जो है वो गोवा पे भी अटैक करते हैं और उसके बाद गोवा जो है भले पोर्टुगीज के पास रहते हैं लेकिन उनके ऊपर भी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो है वो मराठाओं का होना शुरू हो जाता है। तो दैट वाज द रीजंस, ये कुछ रीजंस थे व्हाई द पोर्टुगीज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस या डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज के, ये कुछ कारण थे। तो पोर्टुगीज यहाँ पे आए और उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया। सो जो भी पोर्टुगीज यहाँ पे आए और जो भी एक्टिविटी की उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है हिस्ट्री में, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज मार्क द इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, कि मतलब नेवी का पावर, समुद्री पावर, समुद्र में जहाज़ों का पावर क्या होता है उसके बारे में उसका इंपॉर्टेंस जो है वो पोर्टुगीज ने बताया। इट इनिशिएटेड यूरोपियन एरा इन इंडिया, कि भारत में जो यूरोपियन एरा चालू होता है, यूरोपियन युग चालू होता है, वो भी पोर्टुगीज के आने से ही शुरू हुआ था मॉडर्न इंडिया में। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट फॉरेन पावर टू रीच इंडिया बाई सी विथ शिप कैरिंग कैनन। ये भी कहा जाएगा कि ये पोर्टुगीज ही थे जो भारत में पहली बार समुद्री रास्ते से आए थे और उनके जहाजों में क्या था, तोपें थी, बंदूकें होती थी, तोपें होती थी। दे वर द मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। देयर यूज ऑफ कैनन मार्क द फर्स्ट स्टेप इन गेनिंग द मोनोपोली, कि उनकी जो तोपें होती थी उनके जहाजों में, उसके कारण उनका पावर बढ़ा, उनका जो धमकी देने का पावर था वो बढ़ा और उनकी मोनोपोली बनी ओवर द ट्रेड विद द थ्रेट या एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स, कि थ्रेट की मदद से, फोर्स की मदद से वो मोनोपोली भी लेना शुरू कर दिया था इंडियन ओशन में। पोर्टुगीज डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू फॉलो देयर ओन रूल, उन्होंने इंटेंशन पूरा डिक्लेयर कर दिया था कि वो खुद रूल करना चाहते थे। एंड दैट इज वाई दे वर सीकिंग अ डिसाइसिव एडवांटेज इन द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में उन्होंने अपना डिसाइसिव एडवांटेज लेना शुरू कर दिया था। तो ये भी यूरोपियन प्रजाति पहली प्रजाति थी जो ऐसा करती थी। इन द 16th सेंचुरी मालाबार द पोर्टुगीज डिस्प्ले मिलिट्री इनोवेशन, उन्होंने अपना मिलिट्री इनोवेशन दिखाया, उन्होंने दिखाया कि उनके जो लोग हुए कितने डिसिप्लिन होते हैं, उनके पास कैसी गन होती है, तो अपने जहाज़ों में भी वो गन रखते थे, कैनन रखते थे। एंड दे, ऐसा बोला जाता है कि ज़मीन के ऊपर जो मुगल की आर्टिलरी होती थी उनको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था और बहुत सारा एक दूसरे से सीखने को मिला था। पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग इन्फेंट्री, जो ड्रिल करने वाली इन्फेंट्री होती है ना, डिसिप्लिन वाली इन्फेंट्री होती है, सिपाही होते हैं, तो ग्रुप ऑन शोर, तो ये भी पोर्टुगीज ने भारत में शुरुआत किया था और पोर्टुगीज का जो मॉडल था वो स्पेनिश मॉडल से इंस्पायर था। दे अडोप्टेड बाई अदर, देवर इट वॉज अडोप्टेड बाई अदर पावर ऑल्सो, जैसे बाद में फ्रेंच ने इसे अपनाया, ड्रिल करने वाली, डिसिप्लिन में रहने वाली उनकी आर्मी, सिपाही, आर्टिलरी। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इसको अपनाया, मराठा है, सिख है, सब ने इस सिस्टम को अपनाया था। उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस ये भी देखा जाता है, देयर शिप डिजाइन फॉर एटलांटिक गेल, कि एटलांटिक ओशन में दूर दूर मुसाफरी करने के लिए उनके जहाज होते थे, हैवीली कंस्ट्रक्टेड होते थे, दे कुड कैरी हैवी आर्मामेंट ऑल्सो, बहुत सारे हथियार लेके भी चल सकते थे। पोर्टुगीज की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी इन क्रिएटिंग रॉयल आर्सेनल, डॉकयार्ड बनाने की उनकी स्किल थी, उनके जो पायलट्स थे, मैपिंग सिस्टम था, उनका जो कोऑर्डिनेशन करने का तरीका था, प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग का जो लाइक अगेंस्ट द प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग, कोऑर्डिनेशन एक स्टेट का कोऑर्डिनेटेड एक सिस्टम है जो प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग के ऊपर भारी पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके दिखाई, तो ये उनका सिग्निफिकेंस था। उसके बाद द नॉलेज पास डाउन फ्रॉम पोर्टुगीज टू अदर यूरोपियन लाइक डच एंड इंग्लिश इन एशिया, तो ये जो डच और इंग्लिश ने पोर्टुगीज़ के नॉलेज का बहुत फ़ायदा उठाया। उनकी जो मिशनरी एक्टिविटी थी और उनके जो चर्च थे उन्होंने रिफॉर्म भी किए, नहीं धर्म परिवर्तन भी करवाया और रिफॉर्म भी करवाया। दे वर प्रमोटर और दे वर ऑल्सो द प्रमोटर ऑफ आर्ट्स इन इंडिया, कि भारत में एक नया यूरोपियन आर्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे उनकी पेंटिंग जो है वो भारत की पेंटिंग के साथ मिक्स हो जाती है, उनकी कार्विंग जो है, उनके स्कल्पचर जो है, जो जगह या कोई भी इमारत बनाने के जो उनके तरीके जो है, उनका आर्किटेक्चर जो है वो भी भारत में, भारत के आर्किटेक्चर के साथ, भारत के स्टाइल के साथ मर्ज हुआ। तो एक आर्ट में, एक टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने एक योगदान दिया। दे प्ले अ रोल इन इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन आर्ट टू इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ सिल्वर स्मिथ जो लोहे के ऊपर काम करते, सिल्वर के ऊपर काम करते, गोल्ड स्मिथ जो लोहे के ऊपर काम करते,
क्राफ्ट्समैनशिप कारीगरी है, फिलग्री वर्क है, फ्रेटेड फोलिएज वर्क, मेटल वर्क, एम्बेडेड ज्वेल्स, ज्वेलरी, तो ये सारी चीज़ों में भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया भारत को। While the interior of Portuguese built churches often woodwork के जो चर्च होते थे भारत में वो लकड़ी से बने हुए होते थे, वुडवर्क उनका बहुत अच्छा होता था, उनके स्कल्पचर बहुत अच्छे होते थे, जो सीलिंग है उनके ऊपर पेंटिंग होती थी, वो होती थी। वो भारत में भी क्या हो जाता है, वो बहुत ही सिंपल है और भारत के आर्किटेक्चर डिज़ाइन में भी वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एक तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगीज और सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज भी यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और पोर्टुगीज का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, तो इस क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। देखो पहला सवाल है, हु वाज ऑर्डर्ड बाय शाहजहां टू टेक एक्शन अगेंस्ट पोर्टुगीज एट हुगली। तो शाहजहां ने किसको बोला था कि पोर्टुगीज के ऊपर एक्शन लेना हुगली पे? तो देखो जहांगीर मुकरब खान है, कैप्टन बेस थे, नीनो दा कुन्हा। तो ये तो गवर्नर थे, इनको तो नहीं देंगे ना शाहजहां। जहांगीर तो उनके पिताजी थे, उनको भी नहीं बोलेंगे। कैप्टन बेस अंग्रेजी थे तो इसे भी नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन से ये क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या होना चाहिए, मुकरब खान होना चाहिए। तो बी इज द आंसर। तो आंसर इज बी, यस बी, मुकरब खान इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the outcome of the siege of Hooghly against the Portuguese? A, the Portuguese successfully defended the city. Mughal suffered heavy casualty. The Portuguese were defeated and many were taken prisoner. Portuguese captured Shahjahan. आंसर जो है वो सी है, Portuguese were defeated and many were taken prisoners. C is the answer. Next question, what were the main factor that contributed to the decline of the Portuguese in India? Rise of powerful Indian dynasty and local resistance, adoption of more inclusive religious group policy, discovery of Brazil या support of English and Dutch? करेक्ट आंसर होगा ए, द राइज ऑफ पावरफुल इंडियन डायनास्टी एंड लोकल रेजिस्टेंस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस दैट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन गेनिंग मोनोपोली ओवर इंडियन ओशन ट्रेड? ऑप्शन ए है एडवांस शिप कंस्ट्रक्शन टेक्निक, बी है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन विद इंडियन रूलर, सी है द थ्रेट ऑफ फोर्स यूजिंग कैनन और डी है ट्रेडिंग अलायंस विद द मुगल्स। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, द थ्रेट ऑफ फोर्स यूजिंग कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने पोर्टुगीज को कंप्लीट किया है, पोर्टुगीज को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा डच का और डेनिश, ये दो कंपनी के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजों के बारे में और उसके बाद फ्रेंच और कार्नेटिक वॉर देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ड्राइव का, तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में डच और डेनिश के ऊपर। थैंक यू सो मच।